डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह अपराजिता से सुनिए कहानी अपराजिता। इस कहानी में यामिनी के माता पिता की मृत्यु के बाद वह चाचा चाची के साथ रहती थी। संपन्न परिवार के लड़के विमल से उसका प्रेम विवाह हुआ। अचानक एक एक्सीडेंट में विमल की मृत्यु हो जाने पर उसके सास ससुर ने यामिनी को घर से निकाल दिया। विमल के दोस्त की बहन शीला ने यामिनी की सहायता की। वह नर्स की नौकरी करने लगी थी। यामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उसके सास ससुर को पता लगा तब वह बच्चे को विमल की अंतिम निशानी कहकर लेने आ गए, मगर अस्पताल के स्टाफ के विरोध करने पर वह बच्चे को ले नहीं जा सके। सुनिए कहानी अपराजिता। बच्चों के जीवन में माँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। विडंबना देखिए कि यामिनी जब 10 वर्ष की थी तब उसके माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। यामिनी से छोटे 2 भाई बहन थे। बच्चे बेसहारा हो गए। नाते रिश्तेदार तो कितने सहायक होते हैं यह हम सब जानते हैं। चाचा चाची ने उन्हें सहारा तो दिया, मगर किस तरह से यह सुनकर व देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक दिन यामिनी के छोटे भाई और बहन को बुखार आ गया। बुखार ऐसा जानलेवा था कि अकस्मात दोनों बच्चे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यामिनी के जीवन के सहारे दोनों भाई बहन के चले जाने से उसकी दुनिया एकदम सूनी हो गई। यामिनी बेचारी चाचा चाची के घर का सारा काम करती, तब कहीं जाकर उसे 2 रोटी नसीब होती थी। इतने कष्टों के बाद भी यामिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय निकलता गया। अब यामिनी ने युवावस्था में पदार्पण कर लिया था। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर व रंग गोरा था। दुबली पतली छरहरे बदन वाली लड़की सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत सौम्य था। एक शाम यामिनी समुद्र के किनारे बड़े ही व्यग्र मन से टहल रही थी। समय के थपेड़ों ने उसके जीवन को ऐसे अबूझ बियावान जंगल में भटका दिया था जहाँ से निकलने का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं पड़ता था। समुद्र जितनी तीव्र गति से हिलोरें ले रहा था, उससे कहीं अधिक तीव्र गति से उसके हृदय रूपी समुद्र में समस्याओं की हिलोरें उठ उठकर उसे बेचैन कर रही थी। जीवन की गहराइयों में डूबती उछलती मंथर मंथर गति से वह अपने आशियाने की ओर चली जा रही थी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के विमल ने उससे बात करने का विचार किया और धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विमल बहुत ही सौम्य स्वभाव वाला पढ़ा लिखा लड़का था। पास ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था। यामिनी और विमल अब अक्सर मिलते रहते थे। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। विमल ने यामिनी को इतने सपने दिखाए कि वह बस उसी की होकर रह गई। विमल यामिनी से कहते, हमेशा खुश रहा करो। विमल का मानना था कि खुशियाँ जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं। यामिनी ने अब इसी मंत्र को अपना लिया था। वह अनुभव करने लगी कि खुशियाँ लोगों को अपना बनाना सिखाती हैं। विमल ने उसे जीना सिखाया। विमल ने यामिनी को इतनी खुशियाँ दी कि वह उससे दूर रहने की कल्पना मात्र से ही सिहर उठती थी। यामिनी अपनी इकलौती सहेली कुसुम से अपने मन की सभी बातें करती थी। यामिनी ने अपने और विमल के बारे में कुसुम को बताया कि विमल से मिलने से पूर्व मैं जिंदगी को खुशी के साथ जीना नहीं जानती थी। मेरे जीवन में केवल मात्र दुखों ने ही अपना डेरा डाल रखा था। विमल ने मेरी जिंदगी में आकर मुझे वह सब कुछ सिखा दिया है जिसके विषय में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। विमल दिलो जान से मुझे चाहते हैं। कुसुम ने यामिनी को सलाह दी कि वह विमल को शीघ्र अपना जीवन साथी बना ले। व्यर्थ समय नष्ट करना ठीक नहीं है। कुसुम ने कहा, मैं तेरा साथ देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। मौका देखकर विमल से इस संबंध में तू बात कर लेना। इससे पता चल सकेगा कि वह क्या चाहता है। आज यामिनी पूरी रात सो नहीं सकी। रह रहकर वह कुसुम की दी गई सलाह के बारे में सोच रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि विमल के समक्ष वह उसे अपने जीवन साथी बनाने का प्रस्ताव कैसे रखे।
जहाँ चाह होती है वहाँ राह स्वतः मिल जाती है। आज जब वह विमल से मिली तो यामिनी के हाव भाव को देखकर विमल मन ही मन मुस्कुराने लगा और उसने इशारों ही इशारों में अपनी स्वीकारोक्ति दे दी। विमल ने यामिनी को एक सलाह दी। विमल के दोस्त रमेश की बहन शीला नर्स की ट्रेनिंग कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके साथ नर्स की ट्रेनिंग कर लो। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, साथ ही भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। विमल का प्रस्ताव यामिनी को उचित लगा और उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। विमल यामिनी को उसके ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा आता था और शाम को समय पर लेने पहुंच जाता था। इस तरह से सुबह और शाम दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती थी। यामिनी के चाचा चाची यह सब देखकर भी चुप रहते थे। यामिनी की ट्रेनिंग पूरी होने पर विमल और यामिनी ने शादी कर लेने का मानस बनाया। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। यामिनी ने विमल से पूछा कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने यह फैसला जल्दी में लिया है? मुझसे शादी करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? विमल ने जवाब दिया, कुछ फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिए जाते हैं। एक बार में जो दिल कह दे उसमें मीन मेख नहीं निकालते। विमल एक धनाढ्य परिवार का अपने माँ बाप का इकलौता समझदार होनहार बेटा था। उसे अपने जीवन में बचपन से लेकर युवावस्था तक कभी किसी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा था। मौका देखकर उसने अपने माता पिता से यामिनी के साथ शादी करने की इच्छा को प्रकट किया। हालांकि विमल के माता पिता को इस प्रकार के प्रस्ताव की कतई आशा नहीं थी, मगर उन लोगों को अपने बेटे की पसंद पर पूरा विश्वास था। अतः उन दोनों ने शादी की स्वीकारोक्ति तुरंत दे दी। विमल और यामिनी की शादी बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुई। विमल ने साफ तौर पर कह दिया कि अधिक तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। यामिनी के जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगी। यामिनी अपने सास ससुर और पति की सेवा में जी जान से लगी रहती थी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। विमल के माता पिता को यामिनी के रूप में बेटी मिल गई थी, जो उनकी सेवा शुश्रूषा का पूरा ध्यान रखती थी। घर में सभी लोग यामिनी से संतुष्ट थे। यामिनी के रूप सौंदर्य में तीव्र गति से निखार आ रहा था। विमल के माता पिता भी यामिनी पर अपने प्रेम का खजाना लुटाने में कतई कंजूसी नहीं करते थे। बचपन में यामिनी जिस लाड प्यार से वंचित रही, लगता था कि भगवान उसकी पूर्ति अब पूर्ण रूपेण कर रहे थे। समय की गति कभी भी एक समान नहीं रहती। एक शाम कंपनी से आने के बाद विमल ने कहा कि उसका तबादला नज़दीक के दूसरे शहर में हो गया है। इस समाचार को सुनकर सभी लोग चिंता में पड़ गए। विमल ने बड़े शांत भाव से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब आराम से एक साथ ही रहेंगे। धीरे धीरे चलने की तैयारी करिए। पैकिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। इसी बीच यामिनी ने शर्माते हुए कहा कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। शुभ समाचार को सुनकर विमल के माता पिता फूले नहीं समाये। घर में खुशी की लहर छा गई। विमल की माँ यामिनी से कहने लगी, अब तुम्हें अधिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विमल से कहा कि एक काम वाली की तुरंत व्यवस्था करो। मेरी बेटी को आराम की आवश्यकता है। भगवान से मैं कब से अनुनय विनय कर रही थी, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मनोकामना पूरी होने जा रही है। अगले सप्ताह विमल अपने परिवार के साथ नए शहर में आ गया। नई कंपनी में जाकर नए पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। विमल को कंपनी की ओर से फ्लैट मिला था। घर को सुव्यवस्थित करने का काम शीघ्र ही पूरा हो गया। विमल की माँ यामिनी का पूरा ध्यान रखने लगी थी। घर के सभी लोग प्रफुल्लित वातावरण में खुशी से रह रहे थे। एक सुबह नाश्ता की मेज पर विमल ने अपने माता पिता और यामिनी के साथ नाश्ता किया और भविष्य में अपने आने वाले बच्चे की खुशी में मनाए जाने वाले बहुत बड़े उत्सव की तैयारी के विषय में विस्तृत रूप से बातें की। विमल कहने लगा कि अपनी शादी तो मैंने सामान्य तरीके से ही कर ली थी, मगर इस उत्सव को मैं अब बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। विमल के माता पिता ने अपनी पूर्ण सहमति दे दी। माता पिता के चरण स्पर्श करके विमल अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत ही प्रसन्न चित्त के साथ ड्यूटी पर चला गया। विमल जब घर से निकला तो उसके आधा घंटे बाद ही अस्पताल से अचानक फोन आया कि तुम्हारे पति विमल की बस से टक्कर हो गई है।
उनकी गंभीर हालत है, अतः शीघ्र ही अस्पताल आ जाइए। यामिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रही है वास्तव में सच है। हड़बड़ाते हुए यामिनी एकदम अकेली अस्पताल की रवाना हो गई। अस्पताल में उसे जो देखने को मिला वह बहुत ही असह्य और दर्दनाक था। विमल एकदम शांत चित्त स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। यामिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत असमंजस में थी। भगवान बार बार उसकी परीक्षा क्यों लेते हैं। कुछ पलों में ही एक झटके के साथ यामिनी बेसुध होकर गिर पड़ी। नजदीक खड़े लोगों ने उसे संभालने का प्रयास किया। यामिनी बेहोश हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत आकर उसे होश में लाने का प्रयास किया। इसी बीच विमल की कंपनी से उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग आ गए। उन्होंने परिस्थिति को संभाला। थोड़ी देर पश्चात विमल के माता पिता भी वहां आ गए। अपने बेटे की लाश को देखकर उनका बुरा हाल था। विमल की मां अपने बेटे की लाश से लिपट कर रोने लगी। विमल के साथियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें विमल से अलग किया। डॉक्टरों और पुलिस ने अपनी खानापूर्ति करके विमल के शव को उसके माता पिता को सौंप दिया। विमल के साथियों ने विमल के शव को उसके घर तक पहुंचाया। यामिनी के करुण क्रंदन के समक्ष सभी लोग अपने आप को असहाय पा रहे थे। विमल के दाह संस्कार के बाद उसके माता पिता का व्यवहार यामिनी के प्रति एकदम बदल गया। विमल की मां यामिनी को कलमुही, उल्टा, भाग्यहीन आदि शब्दों से संबोधित करने लगी। मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। झल्ला कर उन्होंने यामिनी को घर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। यामिनी का घर संसार एक क्षण में लुट गया था। उसका कोई दोष नहीं होते हुए भी उसे दोषी समझा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ किसके पास जाए। यामिनी की शादी के बाद उसके चाचा चाची ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसे अपनी सहेली कुसुम का ख्याल आया। यामिनी ने कुसुम को फोन करके कुछ दिनों के लिए सहारा देने का आग्रह किया, मगर कुसुम के ससुराल वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। यामिनी को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। वह सोचने लगी, ऐसा लगता है वक्त की आंधियों ने कसम खा ली है मुझे तसल्ली देने वाले हर चिराग को बुझा देने की। यामिनी को विमल के दोस्त रमेश की बहन शीला का ख्याल आया। यामिनी ने शीला के साथ नर्स की ट्रेनिंग की थी। यामिनी ने शीला से संपर्क किया। शीला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुरंत आ जाओ। मैं जिस अस्पताल में काम कर रही हूँ वहाँ एक नर्स की जगह खाली है। अपने प्रमाण पत्रों को साथ लेकर निश्चिंत होकर आ जाओ। शीला का जवाब सुनकर यामिनी ने राहत की सांस ली। शीला ने यामिनी को समझाया कि बुरे से बुरे हालात में भी जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ ऐसा संबल हमें मिल जाता है कि हम व्यर्थ लगने वाले जीवन में भी अर्थ खोजने लगते हैं। हालांकि बुरे हालात का दिमाग पर इतना असर होता है कि जीवन की सारी आशाएं ही जीवन से फिसल जाती हैं और आत्महिंसा रूपी भावनाएं दिलो दिमाग पर हावी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जिंदगी को हमें कसकर थामे रखने वाले साहस की जरूरत होती है। साहस बाहर से नहीं, हमें अंदर ही पैदा करना होता है। विषम परिस्थितियों में भी हमें अच्छी स्थितियों को तलाशना चाहिए। निराशा जीवन का लक्ष्य नहीं होती। आशा की डोर हमें हमेशा थामे रहना चाहिए। आज शीला की बातें सुनने के बाद यामिनी को थोड़ी राहत मिली। इससे पूर्व यामिनी की अंधकार भरी रातें करवटें बदलते हुए निकल जाती थीं। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वह यही सोचती रहती कि शायद विधाता ने मेरा भाग्य काली स्याही से टूटे फूटे अक्षरों में लिखा है, जिसे ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। मेरा जीवन अमावस की काली रात के समान अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार से भरी जिंदगी के बीच शीला द्वारा एक प्रकाश की किरण उसे नजर आ रही थी। शीला के पास पहुंचते ही यामिनी को उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। यामिनी अस्पताल के रोगियों की सेवा बहुत मन लगा कर करने लगी। अकेले होने पर उसे विमल की यादें बहुत सताती रहती थीं। अतः अपना अधिक से अधिक समय वह रोगियों की सेवा में व्यतीत करती थी। शीला के पास आकर यामिनी की जिंदगी सुधरने लगी थी। अपने आप को व्यस्त रखना ही अब उसके जीवन का उद्देश्य था। कुछ समय पश्चात वह दिन भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा में यामिनी अपने आप को हवन कर रही थी। यामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा हृष्ट पुष्ट और सुंदर था। उसके नाक नक्श पूरी तरह विमल जैसे थे। अस्पताल के स्टाफ के लोगों ने
यामिनी के बेटे का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। इसी जन्मोत्सव में यामिनी के बेटे का नामकरण भी कर दिया गया। गौरवर्ण बच्चे का नाम आदित्य यामिनी विमल रखा गया। विमल के माता पिता को यामिनी के पुत्र होने का समाचार जब ज्ञात हुआ तो वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए और यामिनी के बेटे को यह कहकर अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे कि यह मेरे घर का चिराग है, मेरे बेटे विमल की अंतिम निशानी है। यामिनी बहुत डर गई क्योंकि उसके जीवन का यह एकमात्र सहारा था। स्टाफ के लोगों ने विमल के माता पिता का डटकर मुकाबला किया और उन्हें बैरंग वापस जाना पड़ा। यामिनी को अपनी जिंदगी का सहारा मिल गया था, वह पराजित नहीं हुई थी।